हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपका स्वागत है माया की आरएएस एंड आईएएस क्लासेस में। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं भारत का इतिहास, जिसमें हम अभी देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें हम अध्ययन करने वाले हैं अतीत के अंदर के हमारे इतिहास के कितने काल विभाजन किए गए हैं। तो इसमें हम सर्वप्रथम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के अंदर क्या हुआ कि थोड़ा जूम करें हमने और अच्छे से दिखाई देगा आपको। प्रागैतिहासिक काल, जिस काल में मानव किसी प्रकार की लिपि अथवा लेखन से परिचित नहीं था। इस समय ना तो कोई लिपि थी और ना ही कोई लेखन कला थी। मतलब प्रागैतिहासिक काल के मानव को ना तो लिखना आता था ना पढ़ना आता था। ठीक है। मानव उत्पत्ति से लेकर लगभग 3000 ईसा पूर्व के बीच का समय इसके अंतर्गत आता है। जब मानव की उत्पत्ति हुई तब से लेकर 3000 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है वो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। पाषाण काल एवं ताम्र पाषाण काल का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। जब हम पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल का अध्ययन करते हैं ना, वो प्रागैतिहासिक काल के अंदर ही आता है। उसके बाद हम देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। जिस काल का मानव किसी न किसी प्रकार की लिपि से परिचित था, लेकिन वह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। कि जो आद्य ऐतिहासिक काल का मानव है, इस टाइम का मानव था, उसे पढ़ना तो आता था, लिपि भी थी इस टाइम, लेकिन हम उसे अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। ठीक है, हम अभी तक उसको नहीं पढ़ पाए हैं। इसलिए उस टाइम की लिपि तो थी, उस टाइम के मानव को, आद्य ऐतिहासिक काल के मानव को पढ़ना भी आता था, लेकिन वो लिपि है वो अपठनीय है, अभी तक नहीं पढ़ी गई है। हड़प्पा सभ्यता एवं वैदिक, और जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है ना, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता, वो आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर ही आती है। जो हमें हड़प्पा सभ्यता से अवशेष मिले हैं लिपि के, वो अभी तक पढ़े नहीं गए हैं। मतलब ये है कि उस टाइम के जो व्यक्ति थे उनको पढ़ना लिखना तो आता था, लेकिन हम उनको नहीं पढ़ पाए हैं, हमें नहीं पता है कि वो क्या है। उसके बाद हम देखते हैं ऐतिहासिक काल, कि जिस काल का मानव किसी न किसी प्रकार की लिपि से परिचित था और वह लिपि पढ़ी जा चुकी हो। जिस प्रकार का मतलब जिस प्रकार की कोई भी प्रकार की लिपि से परिचित हो, जैसे हम हैं देवनागरी लिपि से परिचित हैं और हम उसको पढ़ भी सकते हैं। तो ऐतिहासिक काल का मतलब है कि जिस काल का मानव किसी न किसी प्रकार की लिपि से परिचित था और वह पढ़ी जा चुकी हो, अर्थात मानव के जिन क्रियाकलापों का हमें लिखित विवरण प्राप्त होता है और वह विवरण पढ़ा जा चुका हो, उसे हम इतिहास कहते हैं। ऐतिहासिक 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान समय का जो अध्ययन है वो ऐतिहासिक काल के अंदर ही आता है। तो अब हम देखने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हम क्या देखेंगे? प्रागैतिहासिक काल में हम देखेंगे पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल में क्या हम देखने वाले हैं अभी? पाषाण काल। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की गई। कब? 1863 ईस्वी में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की गई थी। रॉबर्ट ब्रूसफुट यानी भूवैज्ञानिक ने पहला पूरा पाषाणकालीन उपकरण मद्रास के पास पलवरम नामक स्थान से प्राप्त किया। एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्रूसफुट। उन्होंने पहला पूरा पाषाणकालीन उपकरण मद्रास के पास पलवरम नामक स्थान पे खोजा। कहाँ पे? मद्रास के पास पलवरम नामक स्थान पर। किस टाइम का था ये जो स्थान है वो पूरा पाषाणकालीन? किसने खोजा? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। जो ये पाषाणकालीन है, इसी हम सुविधा के लिए 3 कालों में विभाजित करते हैं। पाषाण काल को हम अपनी सुविधा के लिए 3 कालों में विभाजित करते हैं। ठीक है, ताकि पढ़ने में आसानी हो। इतिहास तो एक ही है, लेकिन इसे पढ़ने के लिए 3 कालों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। जैसे हम पूरा पाषाण काल को देखते हैं ना, तो ये इसका टाइम पीरियड हम देखें तो 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में है।
पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व है और मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व, नव पाषाण काल 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल का समय हम देखें तो 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व है और मध्य पाषाण काल का हम टाइम देखें तो 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व और नव पाषाण काल का टाइम देखें तो 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। हमने ना सुविधा के लिए अभी मैंने बताया कि हमने 3 कालों में विभाजित किया है इसे। निम्न पूरा पाषाण काल, इस काल में मानव है ना, वो मानव का जीवन अस्थिर था, मतलब स्थिर नहीं था, वो एक जगह नहीं रहता था। निम्न पूरा पाषाण काल के अंदर मानव घूम घूम के जीवन व्यतीत करता था, कभी शिकार के लिए, कभी पानी के लिए, जंगलों में भटकता रहता था। ठीक है, तो निम्न पूरा पाषाण काल के समय मानव का जीवन है वो अस्थिर था, उसका कोई स्थायी निवास स्थान नहीं था। अपना भोजन संग्रहण करता था, घूम घूम के अपने लिए भोजन संग्रहण करता था वो। इस काल के उपकरणों में हैंड एक्स, चापर चापिंग, पेबुल उपकरण, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो जो नवपाषाणकालीन मानव थे ना, वो हैंड एक्स, चापर चापिंग, पेबुल उपकरणों का प्रयोग करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंड एक्स, चापर चापिंग, पेबुल उपकरण। ये मेंस की परीक्षा में एसडीज पॉइंट आप दे सकते हो। भारत की निम्न पूरा पाषाणकालीन संस्कृति को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो भारत की जो निम्न पूरा पाषाणकालीन संस्कृति है ना, उसे भी 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। चापर चापिंग पेबुल संस्कृति है, यह संस्कृति पाकिस्तान के पंजाब में सोहन नदी घाटी में सर्वप्रथम प्रकाश में आई। चापर चापिंग पेबुल संस्कृति पाकिस्तान के पंजाब में सोहन नदी घाटी क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रकाश में आई। इसे सोहन संस्कृति या सोहन उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। चापर चापिंग पेबुल संस्कृति को सोहन संस्कृति या सोहन उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है हैंड एक्स संस्कृति। हैंड एक्स संस्कृति है ना, इस संस्कृति का मुख्य जो उपकरण है वो हैंड एक्स है। हैंड एक्स संस्कृति का मुख्य उपकरण क्या है? हैंड एक्स। इसे एशुलन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इस संस्कृति का मुख्य उपकरण हैंड एक्स संस्कृति का मुख्य उपकरण हैंड एक्स है और इसे एशुलन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इस संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के निकट अतिरपंकम से प्राप्त हुए हैं। जो हैंड एक्स संस्कृति के प्रथम उपकरण है ना, वो अतिरपंकम से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे मद्रासी संस्कृति या मद्रासी उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। तो हैंड एक्स संस्कृति को किस नाम से जाना जाता है? मद्रासी संस्कृति या मद्रासी उद्योग के नाम से जाना जाता है। यह इस संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम किसके निकट मिले? तो मद्रास के निकट अतिरपंकम से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल, इस काल में लोग पत्थर के फलक की सहायता से उपकरणों का निर्माण करते थे। मध्य पूरा पाषाण काल के लोग है ना, वो पत्थर के फलक की सहायता से उपकरणों का निर्माण करते थे। अरे इस काल को फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। मध्य पूरा पाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है? फलक संस्कृति के नाम से। इस काल में स्क्रेपर यानी खुरसनी, बेंधक, बेंधनिया आदि उपकरण बनाए गए। जो मध्य पूरा पाषाण काल है, इस काल में स्क्रेपर यानी खुरसनी, बेंधक, बेंधनिया आदि उपकरण बनाए गए। इससे अगर हम देखें तो गंगा घाटी, असम, सिक्कर व केरल को छोड़कर संपूर्ण भारत में इस संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो गंगा घाटी, असम, सिक्किम व केरल को छोड़कर संपूर्ण भारत के अंदर जो है वो हमें मध्य पूरा पाषाण काल के उपकरण हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल के लोग सर्वप्रथम होमोसेपियंस यानी ज्ञानी मानव का उदय हुआ। उच्च पूरा पाषाण काल में सर्वप्रथम होमोसेपियंस यानी ज्ञानी, जिसे कुछ नॉलेज था, इस टाइप के मानव का उदय हुआ। इस काल के प्रमुख उपकरणों में हम देखें तो तक्षणी, चाकू, स्क्रैपर, बेंधक व बेंधनिया आदि हैं। तक्षणी इस काल का विशिष्ट उपकरण है। तो अगर पूछ ले कि तक्षणी उपकरण है वो किस टाइम पीरियड का है, तो उच्च पूरा पाषाण काल का है। सर्वप्रथम होमोसेपियंस यानी ज्ञानी मानव का उदय किस काल में हुआ? तो उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ। ठीक है, इलाहाबाद जिले में बेलन घाटी में स्थित लोहदा से हड्डी की बनी नारी की मूर्ति मिली है। इलाहाबाद जिले में बेलन घाटी में स्थित लोहदा से हड्डी की बनी नारी की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है। इस काल का मानव पहली बार रहने के लिए गुफाओं का प्रयोग प्रारंभ करता है। उच्च पूरा पाषाण काल का जो मानव है वो सर्वप्रथम रहने के लिए गुफाओं का प्रयोग करता है। जो
उच्च पुरापाषाण काल का मानव है वो रहने के लिए सर्वप्रथम गुफा का प्रयोग करता है। भीमबेटका मध्य प्रदेश की पहाड़ियों में इस काल की गुफाएं प्राप्त हुई हैं। उच्च पुरापाषाण काल की गुफाएं हमें मिली हैं भीमबेटका मध्य प्रदेश से, तो जिसका प्रयोग रहने के लिए किया गया था। ठीक है, तो जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ना, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, इस काल की जो गुफाएं थी उनका प्रयोग जो है वो रहने के लिए किया जाता था। इसी काल का मानव सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया। जो उच्च पुरापाषाण काल का मानव है उसी ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना भी प्रारंभ किया। भीमबेटका की गुफाओं में से इस काल के बने हुए चित्र हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ से? भीमबेटका की गुफाओं से। तो भीमबेटका की गुफाएं हैं मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ से हमें यह पता चला है कि मानव गुफा बना कर रहता था। ठीक है, और वहीं से हमें पता चलता है कि मानव ने सर्वप्रथम चित्रकारी का भी प्रयोग किया, चित्रकारी भी की उसने। तो गुफाओं से, भीमबेटका की गुफाओं से हमें प्रथम चित्रकारी के अवशेष प्राप्त होते हैं। इसके बाद आता है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल, यह काल पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्य एक संक्रमण का काल था। जो मध्यपाषाण काल है ना, वो पुरापाषाण और नवपाषाण के मध्य एक संक्रमण का काल था। वस्तु यह काल नवपाषाण काल का अग्रगामी था। इस समय जलवायु गर्म हो गई, जो जलवायु है वो गर्म हो गई। अब बर्फ की जगह घास से भरे मैदान उगने प्रारंभ हुए। जब कुछ हमारी जो पृथ्वी है कुछ ठंडी कम हुई, मतलब गर्म हुई, थोड़ी बहुत गर्मी यहाँ पे पड़ी, तब क्या हो, घास के मैदान बनने लगे, पेड़ पौधे, खाने के लिए कुछ वस्तुएं हमें प्राप्त होने लगी, तो मानव ने जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट किया। इसीलिए खाने पीने के बर्तनों की उन्हें ज़रूरत पड़ने लगी। कुंभकारी सबसे पहले इसी काल में दिखाई दी। कुंभकारी है वो, मतलब बर्तनों की कुंभकारी सर्वप्रथम हमें इसी काल में दिखाई दी। कश्मीर में जिस नवपाषाण काल का विकास हुआ उसे कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मतलब कश्मीर में जिस नवपाषाण काल का विकास हुआ था उसे कश्मीरी नवपाषाण काल संस्कृति के नाम से जाना जाता है। अब हम देखें तो बुर्ज होम संस्कृति के लोग गड्ढे वाले मकानों में रहते थे। गड्ढा बनाया, उसके ऊपर मकान बनाया। तो बुर्ज होम में से हमें अवशेष मिले हैं कि लोग गड्ढे वाले मकानों में रहते थे। बुर्ज होम से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण भी हमें मिले हैं। कहाँ से? बुर्ज होम से हमें कुत्ते को दफनाने के प्रमाण भी हमें मिले हैं। सर्वप्रथम मानव ने किसे पालतू बनाया था? तो कुत्ता ही था जिसे सर्वप्रथम मानव ने पालतू बनाया। और जब उस व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो जो उसका पालतू कुत्ता होता था उससे भी उसके साथ में दफना दिया जाता था। ऐसी परंपरा मानी जाती है पहले। अब ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम देखते हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट, जिन्होंने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की, एक भूवैज्ञानिक थे। कौन थे रॉबर्ट ब्रूसफुट? एक भूवैज्ञानिक जिन्होंने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। भाई, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में स्थित हथनोरा से मानव खोपड़ी का जीवाश्म प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में स्थित हथनोरा से मानव खोपड़ी के जीवाश्म हमें मिले हैं, जो भारत में सबसे प्राचीन हैं। जो हमें ये मानव खोपड़ी के जो अवशेष मिले हैं हथनोरा से, ये भारत में सबसे प्राचीन हैं। लोहदा बेलन घाटी से हड्डी की बनी नारी की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से? लोहदा बेलन घाटी से हड्डी की बनी नारी की मूर्ति हमें देखने को मिलती है, जो उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है। जो ये मूर्ति है हथनोरा से प्राप्त हुई है, ये उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित। पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण आदमगढ़ व बागौर से प्राप्त हुआ है। अगर हम देखें कि पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण हमें सर्वप्रथम कहाँ से मिला है, तो आदमगढ़ व बागौर से प्राप्त हुआ है। विश्व के प्राचीनतम मर्दभांड बेलन घाटी में स्थित चौपानी मांडो से प्राप्त हुए हैं। विश्व के प्राचीनतम मर्दभांड कहाँ से मिले हैं? बेलन घाटी में स्थित चौपानी मांडो से प्राप्त हुए हैं। बुर्ज होम संस्कृति के लोग जमीन के अंदर गड्ढे बनाकर निवास करते थे। बुर्ज होम के जो लोग थे वो जमीन के अंदर गड्ढा बनाया, उसके ऊपर झोपड़ी बनाया और वैसे गड्ढे बना के रहते थे। यहीं से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण भी मिले हैं। और बुर्ज होम से हमें सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं कि जो एक व्यक्ति का शव था उसके साथ कुत्ते को दफनाया गया था। तो ऐसा बताया जाता है कि पहले सर्वप्रथम मानव ने कुत्ते को पाला था, और जब उस व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उसके पालतू कुत्ते को उसके साथ ही दफना दिया जाता था कि यह आगे चलकर इसका साथ देगा इसकी यात्रा में। अब हम देखते हैं पूर्व सिंधु ताम्रपाषाणी संस्कृतियाँ। क्वेटा संस्कृति।
सर्वप्रथम है क्वेटा संस्कृति, जो कहाँ पड़ती है? बलूचिस्तान में पड़ती है। पांडुरंग के मर्दभांडों का प्रयोग यहाँ पे किया जाता था। क्वेटा संस्कृति के अंदर पांडुरंग के मर्दभांडों का प्रयोग किया गया है। उसके बाद आता है कुल्ली संस्कृति। कुल्ली संस्कृति भी बलूचिस्तान में है और पांडुरंग के लेप पर काले रंग का चित्रण वाले मर्दभांडे यहाँ प्रसिद्ध है। कुल्ली क्वेटा संस्कृति भी बलूचिस्तान में है, कुल्ली संस्कृति भी बलूचिस्तान में है और नौलार में जो संस्कृति है वो भी बलूचिस्तान में है। तो कुली संस्कृति है बलूचिस्तान में, यहाँ पे पांडुरंग के लेप पर काले रंग के चित्रण वाले मर्दभांड तैयार किए जाते थे। पांडुरंग के मर्दभांडों का प्रयोग क्वेटा संस्कृति में किया जाता था। कुली संस्कृति के अंदर पांडुरंग के लेप पर काले रंग के चित्रण वाले मर्दभांड जो है वो तैयार किए जाते थे। उसके बाद आते हैं नौल आर्मी संस्कृति। नौल आर्मी संस्कृति है वो बलूचिस्तान और सिंध के क्षेत्र में फैली है। पांडुरंग के लेप पर बहुरंगी अलंकरण वाले मर्दभांड हमें देखने को मिलते हैं। पांडुरंग के लेप पर यहाँ पे बहुरंग के मतलब बहुत सारे रंगों के अलंकरण किए जाने लगे उन बर्तनों पर, मर्दभांडों पर। कहाँ? नौल आर्मी संस्कृति बलूचिस्तान और सिंध के क्षेत्र में। उसके बाद आता है झोब संस्कृति। झोब संस्कृति है वो भी बलूचिस्तान में पड़ती है। इस पे लाल रंग के लेप पर काले रंग का चित्रण करने वाले मर्दभांड यहाँ के प्रसिद्ध थे, कि जो लाल रंग का लेप करने के बाद काले रंग के चित्र उस मर्दभांड पे बनाए जाते हैं। उसके बाद था कोट दीजी संस्कृति। कोट दीजी संस्कृति है ना वो सिंध में पड़ती है, सिंध पाकिस्तान में। इस पे ना लाल रंग के लेप पर दूधिया रंग की पट्टी, जिस पर बहुरंगी अलंकरण करने वाले मर्दभांड यहाँ के प्रसिद्ध थे, कि लाल रंग का लेप कर दिया मर्दभांड पे और उस पे दूधिया रंग की पट्टी बना दी और उस पट्टी पे जो है वो बहुरंग यानी बहुत प्रकार के रंगों के अलंकरण किए जाते थे। उसके बाद आता है पूर्व हड़प्पा संस्कृति। पूर्व हड़प्पा संस्कृति है वो पंजाब में प्रसिद्ध है। लाल या बैंगनी रंग के पाकिस्तानी में लेप पर काले रंग की धारियों वाले मर्दभांड थे। ये पूर्व हड़प्पा संस्कृति कहाँ है? पंजाब पाकिस्तान में पड़ती है ये। और यहाँ पे क्या हुआ कि लाल या बैंगनी रंग के में लेप करके काले रंग के धारियों वाले मर्दभांड यहाँ पे तैयार किए जाते थे। लाल या बैंगनी रंग के लेप पर काले रंग के धारियों वाला मर्दभांड जो है वो पूर्व हड़प्पा संस्कृति में तैयार किए जाते थे। पूर्व हड़प्पा संस्कृति है कहाँ? पंजाब पाकिस्तान में। उसके बाद हम देखते हैं प्रमुख तथ्य कौन कौन से हैं। तो सर्वाधिक पूर्व सैंधव ताम्र पाषाणिक संस्कृति बलूचिस्तान से प्राप्त हुई है। सर्वाधिक पूर्व सैंधव ताम्र पाषाण काल की संस्कृति हमें कहाँ से देखने को मिलती है? बलूचिस्तान से। अहाड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती हमें मिलता है। अहाड़ संस्कृति है ना उसका प्राचीन नाम हमें क्या मिलता है? तो ताम्रवती नगरी मिलता है। ताम्र पाषाण काल के कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ताम्र पाषाण काल को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। गेरिक मर्दभांड पात्र का नामकरण हस्तिनापुर से प्राप्त मर्दभांड के आधार पर किया गया था। जो गेरिक मर्दभांड पात्र है ना उसका नामकरण है वो हस्तिनापुर जो हरियाणा में पड़ता है से प्राप्त मर्दभांडों के आधार पर किया गया था। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हड़प्पा संस्कृति। क्या? हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता एक सुविकसित कांस्ययुगीन नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? सुविकसित कांस्ययुगीन नगरीय सभ्यता थी। तांबे से अधिक मजबूत कांसे के औजारों का उपयोग यहाँ पे किया जाता था, जो तांबे से बहुत मजबूत थे। लेखन कला का ज्ञान था। नगर शहरों में रहने को सभ्यता का प्रतीक माना जाता था। नगर या शहरों में रहने को सभ्यता का प्रतीक माना जाता था। लेखन कला का तो ज्ञान था जिसे हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। अब हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किसके आधार पर किया गया था। तो भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित इस प्राचीन महान सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित विकसित इस प्राचीन महान सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता या सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता की अगर हम खोज की बात करें ना तो सर्वप्रथम इस स्थल का खोज है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। इस सभ्यता को सर्वप्रथम कहाँ खोजा गया? तो हड़प्पा है जो रावी नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद प्रारंभिक वर्षों में जिन स्थलों की खोज और उत्खनन का कार्य किया गया जैसे मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, आर्मी, कोट दीजी, अली मुराद, ये आदि सभी जो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित हैं। ठीक है। अतः पुराविदों ने प्रारंभ में इस प्राचीन सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा। सिंधु नदी के किनारे होने के कारण इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता
रखा गया। कालांतर में इस सभ्यता के प्रमाण सिंधु नदी घाटी के बाहर भी हमें देखने को मिले हैं, जैसे सरस्वती नदी घाटी, यमुना नदी घाटी, गोदावरी घाटी आदि। अतः उसके बाद में सोचा गया कि यह सिंधु नदी घाटी, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, यह नाम उपयुक्त नहीं है इसके लिए, क्योंकि यह ओनली फॉर सिंधु नदी के ऊपर स्थित नहीं है, यह बाहर के क्षेत्रों में मिली है, जैसे सरस्वती घाटी, यमुना घाटी, गोदावरी घाटी, कई स्थानों पर बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैली थी सिंधु घाटी सभ्यता। अतः यह नाम अनुपयुक्त हो गया, क्योंकि यह भौगोलिक क्षेत्र को इंगित करता है। तब पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता के प्रथम खोजे गए स्थल के नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा, क्योंकि यह इतिहास की परंपरा का पालन करता है। यह नाम इस सभ्यता का उपयुक्त नाम है, क्योंकि यह किसी भौगोलिक क्षेत्र को इंगित नहीं करता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता नाम रखा गया, वह एक विशेष क्षेत्र को इंगित करता है, और जो हड़प्पा सभ्यता है वह किसी विशेष क्षेत्र को इंगित नहीं करता है। इसीलिए बाद में नाम बदल के क्या रखा गया, हड़प्पा सभ्यता रखा गया। उसके बाद हम देखते हैं सीमा निर्धारण या क्षेत्र विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है वो भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान 3 देशों में हुआ है। हड़प्पा सभ्यता है वो 3 देशों में फैली हुई थी। इस सभ्यता के सर्वाधिक पुरा स्थल है वो भारत में प्राप्त हुए हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके सर्वाधिक पुरा स्थल हमें पता चले तो भारत में देखने को मिलते हैं। अगर हम भारत की बात करें कि भारत में कहाँ, तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो भारत में कहाँ पे, तो इस सभ्यता के सर्वाधिक पुरा स्थल भारत में प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता का विस्तार है वो पश्चिम में सूत कांगड़ और पाकिस्तान और बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। इसका जो विस्तार है पश्चिम में सूत कांगड़ और पाकिस्तान के बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। सूत कांगड़ और पाकिस्तान, बलूचिस्तान, ठीक है, और इस साइड में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, मेरठ जिला। यह लगभग 1600 किलोमीटर लंबा है। ये जो रास्ता है ना, ये है 1600 किलोमीटर लंबा। उसके बाद हम देखते हैं उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर। यहाँ पे उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर से लेके दक्षिण में दाइमाबाद, महाराष्ट्र तक इसकी लंबाई है वो 1400 किलोमीटर है। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो 1600 किलोमीटर है, इसकी लंबाई की बात करें तो 1400 किलोमीटर है। इस सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका जो हम क्षेत्रफल देखते हैं लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस सभ्यता का विस्तार भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर में हुआ है। जो सिंधु घाटी सभ्यता, उसका अगर हम विस्तार देखें तो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर में हुआ है। पाकिस्तान में पंजाब, सिंध व बलूचिस्तान प्रांत में, अफगानिस्तान में भी हुआ है। अगर हम बात करें कि सर्वाधिक पुरा स्थल सरस्वती नदी घाटी में पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पुरा स्थल हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, सरस्वती नदी घाटी में। किसी एक प्रांत में सर्वाधिक पुरा स्थल गुजरात से प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता के पास लगभग 1300 किलोमीटर लंबा समुद्री तट है। कितना? 1300 किलोमीटर लंबा समुद्री तट। सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल, भौगोलिक स्थिति व वहाँ से प्राप्त वस्तुएं, ये हम एक पाई चार्ट के माध्यम से देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता किस जिले में है? पाकिस्तान के पंजाब में, मोंटगोमरी साहिवाल, जिला मोंटगोमरी साहिवाल। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो साहिवाल, मोंटगोमरी, पाकिस्तान, पंजाब, पाकिस्तान से हमें मिला है। अगर हम देखें कि हड़प्पा सभ्यता है वो किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे। और अगर हम इसकी खोज की बात करें तो 1921 में इसकी खोज दयाराम साहनी व माधव स्वरूप वत्स ने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी व माधव स्वरूप वत्स ने की थी। अगर हम यहाँ पे मिली हुई वस्तुओं की बात करें तो श्रमिक आवास, वर्ताकार चबूतरे, 16 भट्टियाँ, खंडों में अन्नागार, सोने का बना हार, प्रसाधन बॉक्स, पाउडर, काजल की डिब्बियाँ, गधे का प्रमाण, तांबे से बना पैमाना, हृदयाकार मनका, ये सारी वस्तुएं हमें हड़प्पा से मिली हैं। श्रमिक आवास मिला है, वर्ताकार चबूतरे, 16 भट्टियाँ, खंडों में अन्नागार, सोने का बना हार, प्रसाधन बॉक्स, पाउडर, काजल की डिब्बी, गधे का प्रमाण भी मिला है हमें,
तांबे का बना पैमाना भी मिला है और हृदय आकार मन का भी हमें देखने को मिला है हड़प्पा सभ्यता से। इसके बाद हम देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। यह है ना सिंध के लरकाना गांव पाकिस्तान से हमें मिला है। मोहनजोदड़ो है वो सिंध के लरकाना गांव पाकिस्तान से हमें मिला है, सिंधु नदी के ऊपर स्थित है। 1922 में इसकी खोज राखालदास बनर्जी द्वारा की गई। खोज जिसके द्वारा की गई, उत्खनन का कार्य मार्शल द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो की खोज है वो 1922 में राखालदास बनर्जी ने सिंधु नदी तंत्र पर की। और अगर हम उत्खनन की बात करें तो मार्शल द्वारा की गई थी उत्खनन। इस मोहनजोदड़ो से हमें विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, सभा भवन, पुरोहित आवास, मृतकों की गली, गोमेंद के मनके से बना हार, गोमेंद के मनके से बना हार, चांदी की अंगूठी, चांदी की डिब्बी में लाल कपड़े का साक्ष्य, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, पत्थर निर्मित योगी की मूर्ति, सीप का बना पैमाना, एक मुद्रा के 3 सिर वाले देवता का चित्र, आदि शिव बोलते हैं उसको, एक मुद्रा के 3 सिर वाले देवता का चित्र यहाँ पे मिला है जिसे आदि शिव कहा गया है। गुड़िया मन का बनाने का कारखाना, ये सब हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। क्या क्या मिला है? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, सभा भवन, पुरोहित आवास, मृतकों का टीला, गोमेंद के मनके से बना हार, चांदी की अंगूठी, चांदी की डिब्बी में लाल कपड़े का साक्ष्य, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, पत्थर निर्मित योगी की मूर्ति, सीप का बना पैमाना, एक मुद्रा में 3 सिर वाले देवता का चित्र जिसे आदि शिव कहा गया है, गुड़िया मन का बनाने का कारखाना, ये सब हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त वाले देवता का चित्र यहाँ मिला है। गुड़िया बनाने का जो मन का है, गुड़िया मन का बनाने का जो कारखाना है वो हमें चन्हुदड़ो से मिला है। चन्हुदड़ो कहाँ है? नवाब शाह सिंध पाकिस्तान में पड़ता है चन्हुदड़ो। यह भी सिंधु नदी के पर स्थित है। इसकी जो खोज है वो 1934 में एन.जी. मजूमदार के द्वारा की गई थी। चन्हुदड़ो की खोज एन.जी. मजूमदार के द्वारा 1934 में। यहाँ से हमें गुड़िया बनाने का कारखाना मिला है, लिपस्टिक मिली है, वर्ताकार ईंटें मिली है, एक ईंट पर कुत्ते व बिल्ली के पैर के निशान भी हमें देखने को मिलते हैं। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण भी हमें चन्हुदड़ो से प्राप्त नहीं गुड़िया मन का बनाने का कारखाना चन्हुदड़ो से मिला है। लिपस्टिक मिली है, वर्ताकार ईंट मिली है, एक ईंट पर बिल्ली व कुत्ते के निशान, पैरों के निशान भी हमें मिले हैं। ये सब कहाँ से मिला है? चन्हुदड़ो से। उसके बाद आता है रोपड़। आधुनिक नाम हम देखें तो रूपनगर है, पहले रोपड़ था। यह पंजाब में पड़ता है, पंजाब भारत के पंजाब में। रोपड़ कहाँ पड़ता है? भारत के पंजाब में। नदी देखें तो सतलुज है। इसकी खोज कब हुई? 1950 में। उत्खनन कब हुआ? 1953 में। जो रोपड़ है वो भारत के पंजाब में पड़ता है, सतलुज नदी के ऊपर, और 1950 में इसकी खोज हुई। इसका उत्खनन कार्य देखें तो हम 1953 में। खोज 1950 में बीबीलाल के द्वारा की गई व उत्खनन 1953 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया। और जो हमें रोपड़ से मिले हैं मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण। उसके बाद आता है बनावली। बनावली है वो हिसार हरियाणा भारत में पड़ता है। हिसार जिला हरियाणा राज्य भारत। बनावली है वो सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। 1973 में R.S. विष्ट के द्वारा इसकी खोज की गई। एक मकान में वॉश बेसिन का प्रमाण मिला है। एक मकान था जिसमें वॉश बेसिन का प्रमाण हमें देखने को मिलता है। खिलौनों के रूप में मिट्टी का बना हल, उत्तम किस्म का जौ, खिलौनों के रूप में मिट्टी का बना हल, एक मकान में वॉश बेसिन का प्रमाण कहाँ से मिला है? बनावली से। कहाँ है? हिसार हरियाणा के अंदर भारत में। इसकी खोज कब हुई? 1973 में S.R. विष्ट के द्वारा की गई थी। अगर हम बात करें राखी गढ़ी की, तो राखी गढ़ी है वो जिंद हरियाणा भारत में पड़ता है। राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में, जिंद में। इसकी खोज की बात करें हम तो 1959 के अंदर सूरजभान एवं भगवान दास के द्वारा की गई। भारत का सर्वाधिक बड़ा पुरा स्थल है ये। राखी गढ़ी है वो भारत का सर्वाधिक बड़ा पुरा स्थल है। इसकी खोज है वो सूरजभान एवं भगवान दास के द्वारा 1959 में की गई थी। उसके बाद आता है कालीबंगा। कालीबंगा है वो वर्तमान हनुमानगढ़ में पड़ता है, राजस्थान भारत, घग्गर नदी के किनारे है। 1953 में
इसकी खोज है वो अमलानंद घोष के द्वारा की गई व उत्खनन का कार्य बीबी लाल के द्वारा किया गया। हल से जुते हुए खेत के निशान हमें कालीबंगा से देखने को मिलता है। एक ही खेत में 2 फसल उगाने का साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से मिले हैं। अलंकार टेंट के प्रमाण मिले हैं। मिट्टी का बना पैमाना व अग्नि वेदिकाएं, ये सब हमें कालीबंगा से मिले हैं। अग्नि की 7 वेदिकाएं कहाँ से मिली हैं? कालीबंगा से। मिट्टी का बना पैमाना कालीबंगा से। अलंकार टेंट के प्रमाण कालीबंगा से। एक ही खेत से 2 फसल उगाने के साक्ष्य हैं कालीबंगा से। हल से जुते हुए खेत के निशान कालीबंगा से देखने को हमें। अगर हम लोथल की बात करें तो लोथल है वो अहमदाबाद गुजरात भारत में पड़ता है। नदी की बात करें तो लोथल किस नदी के किनारे हैं? तो भोगवा नदी के किनारे, और इसकी खोज है वो 1954 में S.R. राव के द्वारा की गई थी। लोथल से हमें अन्नागार मिला है, गुड़िया मनका बनाने का कारखाना भी मिला है, रंगाई के उद्योग भी मिले हैं, गोदीवाड़ा डाकयार्ड मिला है, हाथी दांत से निर्मित पैमाना, अग्निवेदिकाएं, पत्थर से निर्मित वर्ताकार चक्की के 2 पार्ट, पत्थर से निर्मित वर्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं, या गुरिल्ला की मरण मूर्ति हमें यहाँ से देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद आता है धोलावीरा। धोलावीरा है वो भी गुजरात कच्छ क्षेत्र में पड़ता है भारत के। ये किस नदी के? मानहर एवं मानसर नदियों के किनारे स्थित है धोलावीरा। मानहर एवं या मानसर। इसकी खोज है वो 1967 में जेपी जोशी के द्वारा की गई। उत्खनन का कार्य 1990 में RS विष्ट के द्वारा कर दिया गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से हमें जलाशयों का प्रमाण मिला है। सोने की अंगूठी, सुषनापट का प्रमाण, स्टेडियम, ये सभी जो है वो हमें धोलावीरा से मिले हैं। धोलावीरा से हमें क्या मिला है? जलाशयों का प्रमाण, 2 सोने की अंगूठी, सुषनापट का प्रमाण, स्टेडियम, ये सभी हमें धोलावीरा से देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नगर नियोजन की, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ की नगर नियोजन व्यवस्था कैसी थी। सामान्य विशेषताएं अगर हम देखें तो सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर हैं। पूरे विश्व में सबसे सुप्रसिद्ध व प्राचीन और सुनियोजित नगर। ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण नगर किसी संस्था के निर्देशानुसार बनाए गए थे। सब घर, जितने भी मकान थे, नालियाँ, सब 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को काटती थी। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार चतुर्भुज खंडों में विभाजित करती है। बड़ी ही प्यारी, बड़ी सुंदर नगर नियोजन व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता में अगर हम बात करें तो सर्वाधिक चौड़ी सड़क है वो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जिसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी। पुराविदों ने इसे राजपथ या सड़क, प्रथम सड़क की संज्ञा दी। जो पुरातात्विद है ना, उन्होंने इसे राजपथ या प्रथम सड़क की संज्ञा दी। अगर हम बात करें मकानों की तो मकानों में 4 या 5 कमरे बनाए जाते थे। मकान में आंगन होता था, रसोई घर होता था, स्नानागार होता था, कुएं तथा कुछ बड़े घरों में शौचालय भी बनाए गए थे। सामान्यतः मकान के दरवाजे मुख्य सड़कों पर न खुलकर गलियों की तरफ खुलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के मकान हैं उनके दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर पीछे की गली में खुलते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण में जो सामान्यतः किस ईंटों का प्रयोग हुआ है? तो पक्के ईंटों का प्रयोग हुआ है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण में सामान्यतः पक्के ईंटों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है, जबकि अन्य स्थलों से ज्यादातर कच्ची ईंटें मिली हैं। मात्र कालीबंगा से अलंकृत ईंटों के प्रमाण मिले हैं। अगर हम बात करें कि ईंटों का आकार कितना था तो 10, 5, 2.5 इंच था, जिसमें 4:2:1 का अनुपात था। अनुपात की हम बात करें 4:2:1 का अनुपात था। 10, 5, 2.5, 4:2:1 सही है। प्रमुख नगरों की विशेषता अगर हम देखें तो हड़प्पा जो है वो हड़प्पा नगर 2 खंडों में विभक्त था। पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र व पूर्व में निचला नगर था। दुर्ग क्षेत्र से बाहर उत्तर में एक टीले में उत्खनन से कुछ महत्वपूर्ण अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। दुर्ग क्षेत्र से बाहर उत्तर में एक टीले से हमें कुछ उत्खनन से कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो अवशेषों में देखें हम तो मजदूरों को रहने के लिए श्रमिक बस्ती यानी कुल 15 मकान प्राप्त हुए हैं। जो मजदूरों के रहने के लिए श्रमिक बस्ती से हमें कुल कितने मकान मिले हैं? तो 15 मकान। इसी के पास से 16 भट्टियां प्राप्त हुई हैं, जिसमें कोयले के और कड़े की राख मिली हैं। कंडे की राख, थेपड़ी बोलते हैं, थेपला बोलते हैं उसको, कंडे को, मिली है। यहीं से पक्की ईंटों से निर्मित 18 वर्ताकार चबूतरे मिले हैं, जिनके मध्य में एक गड्ढा है। गड्ढे में गेहूं, जौ एवं राख के साक्ष्य मिले हैं। पक्की ईंटों से निर्मित 18
वर्ताकार चबूतरे मिले हैं जिनके मध्य में एक गड्ढा है। गड्ढे से हमें गेहूं, जौ एवं राख के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो का नगर 2 खंडों में विभक्त था। पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र, पूर्व में निचला नगर। दुर्ग क्षेत्र में अनेक सार्वजनिक इमारतें प्राप्त हुई हैं हमें। विशाल स्नानागार, यह पक्की ईंटों से निर्मित सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशाल स्नानागार है। सभ्यता की सबसे सुंदर करती है विशाल स्नानागार। यह पूरी इमारत यानी 180 फीट लंबा, यह सबसे सुंदर करती है। यह पूरी इमारत जो है वो 180 फीट लंबी व 108 फीट चौड़ी है। इसके मध्य में एक तालाब है जिसका आकार 11.89 मीटर लंबा व 7.01 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा है। तालाब के तल तक पहुंचने के लिए उत्तर से दक्षिण की दिशा में सीढ़ियां बनी थी। जब हम स्नानागार के तालाब तक पहुंचते हैं तो उसके लिए उत्तर से दक्षिण की ओर सीढ़ियों का निर्माण किया गया था। तालाब के दक्षिण पश्चिम में एक नाली थी जिसमें से तालाब का गंदा पानी बाहर निकाला जाता था। तालाब के दक्षिण पश्चिम में एक नाली भी थी जिसमें तालाब का गंदा पानी बाहर निकाल दिया जाता था। विशाल नागार, यह नागार लगभग 45.71 मीटर लंबा व 22.86 मीटर चौड़ा है। जो विशाल नागार मिला है ना, उसकी लंबाई देखें तो 45.71 मीटर लंबा व 22.86 मीटर चौड़ा है। अन्नागार के उत्तर में एक विशाल चबूतरा बनाया गया है। अन्नागार में कुल 27 प्रकोष्ठ बने हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार है ये। पुरोहित आवास क्या है? विशाल स्नानागार के पास से एक विशाल इमारत का प्रमाण मिला है जो 17.1 मीटर लंबा व 23.77 मीटर चौड़ा है, जिसे पुरोहितों के लिए रहने के लिए बनाया गया था। चनहुदड़ो, सामान्य नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसे वक्राकार ईंट का प्रमाण मिला है। गुड़िया मनका बनाने का कारखाना हमें चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखते हैं लोथल, इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। लोथल है, इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। लोथल से अगर हम बात करें ना, तो लोथल नगर के पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र व पूर्व क्षेत्र में निचला नगर था। लोथल नगर के पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र व पूर्व में निचला नगर था। यहाँ का दुर्ग क्षेत्र एवं निचला नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था, मतलब चारों ओर इसके बड़ी बड़ी दीवारों का निर्माण किया गया था। लोथल से गुड़िया मनका बनाने का कारखाना हमें मिला है। यहीं से एक रंगाई का कुंड भी प्राप्त हुआ है। लोथल से हमें एक रंगाई छपाई का जो कुंड होता है वो भी हमें मिला है, और लोथल के गुड़िया से मनका बनाने का कारखाना हमें मिला है। अगर हम बात करें लोथल के मकानों के दरवाजे, तो मुख्य सड़क पर खुलते थे। लोथल के जो मकानों के दरवाजे हैं ना घरों के, वो मुख्य सड़क की ओर ही खुलते थे। लोथल के निचले नगर में पूर्व की एक डाकयार्ड यानी गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। लोथल से हमें निचले नगर में पूर्व में एक डाकयार्ड यानी गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। यह पक्की ईंटों से निर्मित था। जो गोदीवाड़ा है वो पक्की ईंटों से निर्मित था। इसका आकार देखें हम तो 218 मीटर लंबा व 36 मीटर चौड़ा एवं 3.3 मीटर गहरा है। जो लोथल से हमें गोदीवाड़ा मिला है उसका आकार 218 मीटर चौड़ा लंबा, 36 मीटर चौड़ा व 3.3 मीटर गहरा है। उसके बाद हम देखते हैं धोलावीरा। यह भारत स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। धोलावीरा है वो गुजरात में पड़ता है और यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। धोलावीरा है वो अन्य नगरों की योजना से भिन्न योजना पर बसाया गया है। धोलावीरा है वो सभी नगरों को हटके बनाया गया है, थोड़ा उसकी योजना है वो भिन्न प्रकार की हमें मिली है। यहाँ से 16 जलाशयों का प्रमाण मिलता है। यहीं से स्टेडियम एवं सूचना पट का प्रमाण भी मिलता है। धोलावीरा से ही 16 जलाशयों का प्रमाण मिलता है और यहीं से स्टेडियम व सूचना पट का भी प्रमाण मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यह नगर 2 खंडों में विभक्त है, पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र व पूर्व में निचला नगर। यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के नीचे पूर्व सेंधव संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। जो कालीबंगा है यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के नीचे पूर्व सेंधव सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ का दुर्ग क्षेत्र एवं निचला जो नगर है दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। कालीबंगा के दुर्ग क्षेत्र व निचला नगर दोनों ही अलग अलग रक्षा प्राचीरों से घिरा हुआ था। यहाँ के एक फर्श से अलंकार तिंटों का साक्ष्य मिला है। तो अलंकार तिंटों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से ही हमें अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। तो 7 अग्नि वेदिकाएं हमें यहाँ से मिली हैं जो कि अवशेष मिले हैं, और डबल जो फसल उगाने के साक्ष्य हमें दोहरी खेती के प्रमाण है वो भी हमें कालीबंगा से मिले हैं। उसके बाद है बनावली। बनावली है वो
यहाँ का दुर्ग क्षेत्र व निचला नगर अलग अलग नहीं है। यहाँ का दुर्ग और निचला जो नगर है वो अलग नहीं है। मिट्टी का बना खिलौने के रूप में हल प्राप्त हुआ है। अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। मिट्टी के बना खिलौने के रूप में हल हमें यहाँ प्राप्त हुआ है। और यहाँ बनावली में दुर्ग और निचला नगर अलग नहीं थे, ये हमें यहाँ से प्रमाण मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ के लोगों का जीवन कैसा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समाज का स्वरूप मातृत्वात्मक था, मतलब माता को ज्यादा महत्व दिया जाता था। सिंधु समाज में कई वर्गों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। सैंधव समाज को विभिन्न वर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे विद्वान वर्ग, पुरोहित, सैंधव, शिक्षक, ज्योतिषादी, योद्धा वर्ग। सिंधु समाज में व्यापारियों का महत्वपूर्ण स्थान था। सिंधु समाज है वो लगभग व्यापार ही करता था। भोजन, सिंधु वासी है वो शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे, जैसे मांस, मछली, दूध आदि का प्रयोग करते थे। औषधियों के रूप में अगर देखें तो शिलाजीत, समुद्र का फेन एवं नींबू का प्रयोग करते थे। वस्त्र की बात करें तो सिंधु सभ्यता के किसी भी स्थल से किसी भी निर्मित वस्त्र का साक्ष्य हमें नहीं मिला है। सिंधुवासी सूती सिंधुवासी सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। सिंधुवासी है वो सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। मोहनजोदड़ो से चांदी की डिब्बियों के अंदर लाल रंग के कपड़े का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। स्त्रियां हैं वो स्कर्ट नुमा वस्त्र धारण करती थी। साल जैसा वस्त्र भी ऊपर से धारण किया जाता था। उसके बाद है आभूषण। सिंधुवासी विभिन्न प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करते थे, जैसे सोना, चांदी, तांबा, कांस्य से निर्मित आदि। इसके अतिरिक्त कीमती पत्थरों जैसे साधारणतः पत्थरों, मिट्टी एवं हाथी दांत के आभूषण आदि का प्रयोग भी सिंधु घाटी सभ्यता में किया जाता था। सोना, चांदी, तांबा कांस्य से निर्मित होते थे। इसके अतिरिक्त कीमती पत्थरों, साधारण पत्थरों, मिट्टी एवं हाथी दांत से भी आभूषण बनाए जाते थे। अगर हम मुख्यतः देखें तो आभूषणों में हार, बाजूबंद, बालपिन, अंगूठी, चूड़ियां आदि का प्रयोग करते थे। हड़प्पा से सोने का बना हुआ 6 धड़ियों वाला हार भी प्राप्त हुआ है। अगर हम देखें कि उस समय सौंदर्य प्रसाधन की कौन कौन सी वस्तुएं हमें मिली हैं। सौंदर्य प्रसाधन की हम बात करें तो सिंधुवासी है वो सौंदर्य प्रेमी थे। हड़प्पा के उत्खनन से प्रसाधन बॉक्स प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से ही काजल की डिब्बियां, सफेद पाउडर के प्रमाण मिले हैं। समुद्रों से लिपस्टिक के प्रमाण मिले हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के केश विन्यास करती थी। जो स्त्रियां हैं वो विभिन्न प्रकार से केश विन्यास करती थी। समाधान प्रणाली, सिंधुवासी अपने मृतकों का 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। समाधान प्रणाली, सिंधुवासी अपने मृतकों को 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। पूर्ण समाधान, मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा। आंशिक समाधान, मृतक के शरीर को जंगल में रख देना व पशु पक्षियों को उसके मांस को खाने देना, तो हड्डियों को दफना देना। कि जो आंशिक समाधान का मतलब है कि जो व्यक्ति या फिर जिस मनुष्य की मृत्यु होती थी उसे जंगल में खुला छोड़ देते थे, और जो पशु पक्षी खाने के बाद में जो हड्डियां बचती थी उन हड्डियों को दफनाया जाता था। उसके बाद आता है दाह संस्कार। मृतक को जलाने की परंपरा भी थी। ठीक है। सिंधु सभ्यता के स्थलों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि सिंधुवासियों को लोकप्रिय समाधान प्रणाली पूर्ण समाधान थी। सिंधुवासी सामान्यतः अपने मृतकों का सिर ऊपर, पैर दक्षिण की तरफ दफनाते थे। जो मृतकों का सिर है वो उत्तर की तरफ और पैर है वो दक्षिण की तरफ दफनाते थे। मृतकों के साथ अंत्येष्टि सामग्री जिसे मर्दभांड, आभूषण आदि रखते थे। कब्रें पैर की अपेक्षा सिर की और अधिक चौड़ी होती थी। कब्र होती थी वो पैर की अपेक्षा सिर की तरफ अधिक चौड़ी। हड़प्पा का कब्रिस्तान दुर्ग के क्षेत्र के दक्षिण से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा का जो कब्रिस्तान है वो दुर्ग के दक्षिण से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के कब्रिस्तान का नाम पुरातत्वविदों ने R37 रखा था। यहाँ से कुल 37 कब्रें प्राप्त हुई है। यहाँ से प्राप्त एक कब्र में मृतक को लकड़ी के ताबूत में रखकर दफनाया गया था। हड़प्पा से जो हमें एक कब्र मिली है ना, वैसे 37 कब्रें मिली हैं, लेकिन उसमें से एक कब्र से हमें मृतक को लकड़ी के ताबूत में रखकर दफनाया गया के साक्ष्य मिले हैं। ऐसी परंपरा है वो सुमेरियन सभ्यता में प्रचलित थी। तो इसलिए बताया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता है वो सुमेरियन सभ्यता के अवशेष भी यहाँ से मिलते हैं हमें। लोथल का कब्रिस्तान दुर्ग क्षेत्र उत्तर पश्चिम से प्राप्त हुआ है। लोथल का जो कब्रिस्तान है वो दुर्ग क्षेत्र के उत्तर पश्चिम से प्राप्त हुआ है। यहाँ से कुल 20 कब्रें प्राप्त हुई हैं। लोथल से हमें कुल 20 कब्रें प्राप्त हुई हैं। यहाँ से युगल समाधान के साक्ष्य भी हमें देखने को मिलते हैं।
तो यहाँ से हमें युगल समाधान के साक्ष्य भी मिले हैं देखने को। मोहनजोदड़ो से अभी तक कब्रिस्तान का प्रमाण ही नहीं मिला है। उसके बाद हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था, धर्म के प्रति उसकी रुचि कैसी थी। सिंधुवासी अपने देवी देवताओं को अनेक रूपों में पूजा करते थे। प्रकृति की, ठीक है, पुरुष देवता। सिंधु स्थलों से हमें पुरुष देवता के अनेक रूपों के अंकन का साक्ष्य मिला है। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा में सींग युक्त त्रिमुखी पुरुष देवता का चित्र अंकित है। सिंधु मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा में सींग युक्त त्रिमुखी पुरुष देवता का चित्र अंकित है। यह योग मुद्रा में एक ऐसी चौकी पर निर्वस्त्र बैठा है, देवता के दाहिने ओर एक हाथी, एक बाघ का चित्र अंकित है तथा बाएं तरफ एक गेंडा तथा एक महिष। यह चौकी के नीचे 2 हिरण के चित्र अंकित हैं। मार्शल महोदय ने इस चित्र को शिव द्वारा आदि रूप में माना है। यह शिव का चित्र है। पुराने काल में शिव को महायोगी, पशुपतिनाथ, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी आदि नामों से जाना जाता था। इसका प्रतीकात्मक चित्रण इस मुद्रा में मिलता है। तो जो इस मुद्रा में मिला है ना, उसी के आधार पर यह बताया गया है। हड़प्पा से प्राप्त एक मुद्रा में एक तरफ पेड़ पर बने मचान पर एक पुरुष आकृति बैठी है, एक पेड़ पर बने मचान पर एक पुरुष आकृति बैठी है और पेड़ के नीचे एक बाघ खड़ा है, ठीक है। इस मुद्रा के दूसरी ओर एक बैल का चित्र है और उसके सामने एक त्रिशूल खड़ा है। इसे भी शिव का प्रतीक माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता से एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर एक तरफ पेड़ पर बने मचान पर एक पुरुष की आकृति बैठी है और उसके पास में एक बाघ खड़ा हुआ है, और वहीं पर मुद्रा के दूसरी तरफ देखें तो एक बैल का चित्र है और उसके सामने त्रिशूल खड़ा हुआ है। तो इससे भी शिव का प्रतीक ही माना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं मातृ देवी। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रमुद्रो आदि से बड़ी संख्या में नारी मण मूर्तियां, मोहरों पर अंकित नारी आकृतियां और अन्य दृश्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वे मातृ देवी की उपासना करते थे। ये जो हड़प्पावासी है वो मातृ देवी की उपासना करते थे। नारी मण मूर्ति के सिर के दोनों ओर दीपक जैसी आकृति बनी हुई है जिसमें कालिख के निशान भी हैं। मैके की मान्यता है कि इसमें तेल बाती डालकर इसकी पूजा की जाती थी। सभी विद्वान इस मूर्तियों को मातृ देवी की मूर्तियां मानते हैं। मूर्ति पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख सिंधु सभ्यता से मिलता है। यद्यपि किसी भी स्थल से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले। हड़प्पा सभ्यता के किसी भी स्थल से हमें मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। हड़प्पा से प्राप्त एक मुद्रा में एक और एक स्त्री के सिर के बल पर खड़ा दिखाया गया है। कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त एक मुद्रा में एक और एक स्त्री को सिर के बल खड़ा दिखाया गया है और उसके योनि से वनस्पति निकलते हुए दिखाया गया है, ठीक है। इस चित्रण को मातृ देवी के प्रजनन शक्ति का स्वरूप माना है, अर्थात कि पृथ्वी देवी का अंकन है। मार्शल एवं व्हीलर का मत है कि सिंधु देवकुल में मातृ देवी का स्थान सर्वोपरि था। पशु पूजा। सिंधुवासी अपने देवी देवताओं की कल्पना पशु के रूप में भी करते थे। ये देवताओं की काल्पनिक एवं वास्तविक पशु देवताओं के रूप में पूजा करते थे। काल्पनिक पशु। मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा में 3 सिर वाले पशु का चित्रांकन है, जिसे नीचे का सिर एवं सींग भैंसे का और बीच का व ऊपर का सिर एक सींग वाले बकरे का है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा में 3 सिर वाले पशु का अंकन हमें प्राप्त हुआ है। नीचे का सिर जो है वो नीचे का सिर एवं सींग भैंसे का है और बीच का सिर व ऊपर का सिर है वो बकरे का सींग है। बकरे का है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक अन्य मुद्रा में 3 भागों को शरीर को एक से जुड़ा हुआ दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो मुद्रा हुई है इसमें 3 भागों को एक शरीर से जुड़ा हुआ दिखाया गया है। ये काल्पनिक पशु हो सकते हैं क्योंकि रियलिटी में ऐसे पशु नहीं होते, ये काल्पनिक हैं जिसकी पूजा वो लोग करते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सिंधुवासी लोग हैं वो यज्ञ, अग्नि पूजा व पशु बलि भी करते थे। सिंधुवासी यज्ञ, अग्नि की पूजा करते थे। यज्ञों में पशु बलि दी जाती थी। जो यज्ञ करते थे ना तब पशु बलि भी देते थे। लोथल, कालीबंगा व बनावली से अग्नि वेदिकाएं मिली हैं।
लोथल, कालीबंगा और बनावली से अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, जिसमें यज्ञ एवं अग्नि पूजा की पुष्टि होती है। कालीबंगा एवं लोथल की अग्नि वेदिकाओं से पालतू पशुओं की हड्डियां एवं अन्य सामग्री प्राप्त हुई हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि ये पशु बलि से परिचित थे। सिंधुवासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। सिंधुवासी जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, वे पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। उनमें अंधविश्वास का प्रचलन था, जादू टोना आदि खूब प्रचलित था, जिससे बचने के लिए झाड़ फूंक एवं ताबीज बांधते थे। उसके बाद है आर्थिक जीवन, कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। तो आर्थिक जीवन से हम कल दूसरी क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू गाइज।